गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th का हिंदी कोर्स ए से संबंधित पाठ्यक्रम से संबंधित डिटेल वीडियोस उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही व्याकरण, राइटिंग सेक्शन, इससे भी संबंधित हेल्पफुल वीडियो आपके लिए उपलब्ध हैं। तो कृपया आप लोग चैनल से जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज की जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कृतिका का चैप्टर नंबर 3, मैं क्यों लिखता हूँ, जिसके राइटर हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बच्चों, कृतिका का चैप्टर, तो आप सभी जानते हैं कृतिका के चैप्टर जिसमें आपको एक स्टोरी तो दी होगी, एक कंटेंट तो दिया होगा, लेकिन आप उस कंटेंट पर, उस विषय वस्तु पर क्या सोचते हैं, इसके अकॉर्डिंग प्रश्न बनते हैं। और प्रश्न इसमें 4 नंबर का एक प्रश्न आता है। वैसे कृतिका के 3 प्रश्न आते हैं, उसमें से 2 करने होते हैं। और 3 चैप्टर आपके हैं, माता का अंचल, और इससे पहले जो हमने अभी किया था साना साना हाथ जोड़ी, और मैं क्यों लिखता हूँ। तो तीनों चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आएगा, तो आपको 2 क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म बहुत अच्छे करने हैं। तो साना साना हाथ जोड़ी बहुत लंबा चैप्टर है, इससे पहले वीडियो में हम उसको देख चुके हैं। माता का अंचल जो चैप्टर है वो इन तीनों में सबसे इजी चैप्टर है। और मैं क्यों लिखता हूँ ये भी काफ़ी अच्छा खासा चैप्टर है, क्योंकि इसमें आप ये पढ़ेंगे कि कोई भी लेखक क्यों लिखता है। अब आप कहेंगे लिखने के कारण होते हैं, एक होता है बाह्य कारण, एक होता है आंतरिक कारण, और उस लिखने में उसके व्यक्तिगत अनुभवों का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी देखेंगे। जैसे अगर हम तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास ने स्त्री के प्रति जो दृष्टिकोण अपना अपनाया है, कहीं कहीं पर दिखता है। ठीक है, तो जहाँ पे लिखते हैं कि सुंदरकांड में एक पंक्ति है ना कि ढोलक गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, उस पर बहुत सारी व्याख्या हो चुकी है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ऐसा देखा गया है प्राय कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का होता है उसकी रचनाओं में उसके व्यक्तिगत अनुभवों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो उसी प्रकार लेखक जो विज्ञान के छात्र रहे हैं वो लिटरेचर से कैसे अपने आप को जोड़ते हैं, इस पर ही पूरा चैप्टर है। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी थोड़ी प्रस्तावना जानते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने स्पष्ट किया है कि लिखने के लिए प्रेरणा कैसे उत्पन्न होती है। मोटिवेशन, कुछ भी लिखने क्या कुछ भी कार्य करने के लिए हमको मोटिवेशन चाहिए होती है। तो प्रेरणा कैसे उत्पन्न होती है, लेखक उस पक्ष को अधिक स्पष्टता और ईमानदारी से लिख पाता है जो स्वयं अनुभूत होता है। लेखक विज्ञान का छात्र था। जापान के शहर हिरोशिमा में हुए रेडियोधर्मी विस्फोट का प्रभाव केवल सुना था। जब वह जापान गया, वहां एक पत्थर पर आदमी की शकल काली छाया देखी तो उस रेडियोधर्मी विस्फोट का भयानक रूप उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष प्रतीत होने लगा, और उस याद को भारत आकर रेल में बैठे बैठे उसने कविता के रूप में उतारा। ये थी इसकी प्रस्तावना थी, इसका इंट्रोडक्शन था। तो यहाँ पर आपने सुना कि लेखक कहता है कि जो भी वो लिख रहा है उसमें वो सबसे ज़्यादा स्पष्ट और ईमानदार होता है जहाँ पर उसको स्वयं अनुभूत करता है। अगर मेरा पेट भरा है और मैं आपसे भूख के विषय में कुछ लिखूं, तो क्या मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊंगी कि भूख किसे कहते हैं। जब मुझे स्वयं ही नहीं पता, जब मैंने कभी भूख को फील ही नहीं किया, तो मुझे कैसे पता कि भूख किसे कहते हैं। है ना, पहाड़ी में कहावत है ना कि खे की जानो भूखे बात। तो जिसका पेट भरा है वो कैसे बता सकता है कि भूख क्या होती है। लेकिन जब वो उस दर्द, उस स्थिति, उस सिचुएशन, उस परिस्थिति को, चाहे कोई अच्छा हो चाहे बुरा हो, जब खुद अनुभूत करता है तो जो वो लिखता है ना, तो जैसे कहा गया है ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो जैसे हम किसी कविताओं को सुनकर हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी लगता है कि ये दर्द हमें ही है जो उस कविता में कहा गया है, या कभी किसी कवि की रोमांचक हंसी, खुशी या हास्य से भरी जो कविताएं होती हैं उनको देखकर हमें लगता है कि हमसे कनेक्टेड है। उसका रीजन यही है बच्चों, क्योंकि वो अनुभूत करके उसको लिखता है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लिखने की प्रेरणा पे पहले बात करते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ का उत्तर लेखक देता है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ। अब आप न आजकल के समय में बच्चों सबसे बड़ी समस्या ये है, हम पर छिद्रान्वेषण के लोगों पे चलते हैं, मोटो पे चलते हैं। पर छिद्रान्वेषण का मतलब होता है पर छिद्रा अन्वेषण, मतलब हम दूसरों की बुराइयों को देखते हैं। परा माने दूसरे, छिद्र माने होता है जो भी उसमें कमियां हैं,
और अन्वेषण माने खोज। हमारी आदत ये बन चुकी है कि हम दूसरों की कमियों को देखते हैं, खुद को नहीं देखते। अगर मैं कहूँ आप उसको जानते हो तो आपको यहाँ बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे कहूँ आप स्वयं को जानते हो, तो आप सोचने पड़ जाओगे कि आप अपने विषय में क्या कहेंगे। क्योंकि हम अपने विषय में बोलने में, अपने विषय में लिखने में कई सारी चीज़ों को तोल मटोल करते हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं इसलिए लिखना चाहता हूँ कि मैं स्वयं को जान सकूं, लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है। लेखक का मानना है कि लिखकर ही लेखक आभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है। आभ्यंतर व्यवस्था मतलब होता है अभिअंतर, मतलब जो भीतर उसकी विवशताएं हैं, विवशता माने मजबूरियां हैं, उसको लिखकर ही पहचान पाता है और लिखकर ही उससे मुक्त हो पाता है, इसलिए वह लिखता है। लिखने के पीछे सभी लेखकों के लिए कोई ना कोई कारण होता है। अब क्या कारण होता है? कुछ ख्याति मिल जाने के लिए, कुछ बाहर की व्यवस्था से लिखते हैं। देखिए ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, है ना, यहाँ पे लिखा है देखिए, कुछ ख्याति मिल जाने के लिए लिखते हैं, कुछ बाहर की व्यवस्था के लिए लिखते हैं, मजबूरी होती है उनकी, और ख्याति माने होता है प्रसिद्धि। अब जैसे व्यवस्था क्या है, जैसे संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता, सबसे बड़ा इसमें आर्थिक आवश्यकता आप देख सकते हैं। कभी माना आप एडिटर हैं, आप रिपोर्टर हैं, तो आप क्यों लिखेंगे? आपको बता, आप प्रकाशक के तकाजे पे लिखेंगे, और आपको आर्थिक आवश्यकता है कि आपको आर्टिकल लिखना है, तब आपको पैसे मिलेंगे, तब आप लिखोगे। ठीक है। कुछ आभ्यंतरण प्रेरणा से लिखते हैं। आभ्यंतर मतलब किसी को लिखने का शौक होता है ना, उनके भीतर एक मतलब एक जिज्ञासा होती है, एक लेखन करने की रुचि होती है कि वो लिखते हैं, तो आभ्यंतर प्रेरणा से लिखते हैं। प्रत्येक कृतिकार यह भेद बनाए रहता है, लेकिन आप एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक कृतिकार एक भेद बनाए रहता है। क्या भेद बनाए रहता है? वो कभी नहीं बताता कि वह कौन सी कृति भीतरी प्रभाव से लिख रहा है और कौन सी कृति बाहरी दबाव से लिख रहा है। ठीक है। जैसे आज हम मैं क्यों लिखता हूँ पढ़ रहे हैं, आगे जी की रचना पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये रचना किसी प्रकाशक के एक कंटेंट, एक थीम देने पर लिखी है, या उनके मन में ये प्रश्न उठा इसलिए लिखी है, ये बात कोई नहीं जान सकता। ये लेखक का गुण है कि वह बात हमेशा भेद बना के रखता है कि वो कौन सी रचना खुद के प्रभाव से लिख रहा है या दूसरे के प्रभाव पर आके लिख रहा है। इनमें से कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं जो बिना किसी बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते हैं, है ना। जैसे आप सेकंड पैरा देखिए बुक में, तो बाहरी दबाव मतलब जैसे आजकल की युवा पीढ़ी, उनको किस हर चीज के लिए मोटिवेशन देना होता है, हर चीज के लिए रीजन देना होता है, हर चीज के लिए ऑब्जेक्ट उनके सामने रखना होता है, तब वो उस चीज को करते हैं। तो आलसी जीव हुए ना। जैसे मान आप एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल लो कि प्रातःकाल आपकी नींद खुली, आपने अलार्म लगाया था, ठीक है, लेकिन आपकी नींद पहले खुल गई, तो आप तब तक बिस्तर नहीं छोड़ेंगे जब तक अलार्म बज ना जाए। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है, तो आप तब तक नहीं उठेंगे जब तक अलार्म बज ना जाए। जबकि अलार्म एक सहायक यंत्र था, अलार्म एक सहायक यंत्र था कि आप उठे ना तो आप उसके माध्यम से उठ जाएं, लेकिन वो सहायक यंत्र आप उस पर निर्भर हो गए और आप तब तक नहीं उठेंगे जब तक आपका वो अलार्म नहीं बजेगा। तो ठीक इसकी जो तुलना की है लेखक ने, वो उन आर्टिकल लिखने वाले या उन लेखकों से की है जिनकी हैबिट बन चुकी है, जो अभ्यंतर से लिखना ही नहीं चाहते। वो तभी लिखते हैं जब उनको बाहरी प्रेरणा, बाहरी व्यवस्था मजबूर करती है, प्रभाव डालती है, तभी वो लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई आलसी जीव, कोई आलसी व्यक्ति बिस्तर से तब तक नहीं उठता जब तक अलार्म नहीं बजता, जबकि उसकी नींद पहले ही खुल चुकी है। ठीक है। तो अब लेखक कहते हैं कि मैं लेखक हूँ, तो मैं इस सहारे की जरूरत मुझे नहीं पड़ती, वह अपने आप ही उठ जाता है। अलार्म बज भी जाए तो कोई हानि नहीं, है ना। बज गया, ठीक है, आप उठे और आपकी नींद खुल रही थी, तो अलार्म भी बज गया, आपने अलार्म बंद करा, उठ गए। तो कभी कभी क्या हो, इसको यहाँ पर लेखक क्या समझाना चाह रहा है कि मैं भीतरी आभ्यंतर प्रेरणा से भी लिखता हूँ, लेकिन बाहरी अगर मुझे कोई दबाव पड़ता है तो उससे लिखने में भी कोई हर्ज नहीं है। अब बाहरी दबाव कभी सकारात्मक भी हो सकता है कि देखिए आज की परिस्थिति, लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ करें, आप कृपया इस पर लिखिए। आपको बाहरी दबाव पड़ा, आपको लगा कि जरूरत है, समाज में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, बारिश इस प्रकार बारिश आ रही है, रोडें खराब हैं, तो यहाँ पर रोडों के गड्ढे भरने के लिए आपने सोचा कि कुछ ना कुछ लिख दूं। तो ये आपको है तो बाहरी प्रभाव, लेकिन ये आपके विवेक पर भी निर्भर करता है। तो दोनों चीजें अपने आप में सही हैं। अब बात करते हैं कि भीतरी व्यवस्था क्या है। देखिए सेकंड पैरा में लिखा है कि भीतरी व्यवस्था, जो भीतर की मजबूरी है, वो है क्या। भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना कठिन है। इसे समझाने के लिए उदाहरण देते हैं कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, इसीलिए रेडियो धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं मैं जानता हूं। भाई उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने उसको बुक में पढ़ा है, लेकिन इन सब का पुस्तकीय और सैद्धांतिक ज्ञान मेरे पास था।
जब हिरोशिमा पर अणु बम गिरा तो उसके समाचार पढ़े, उसके प्रभावों का प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह भी हुआ। लेखक ने लिखा भी, पर लेख में अनुभूति के स्तर पर जो यथार्थता होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात होती है, इसलिए उसने उस विषय पर कविता नहीं लिखी। लेखक कहते हैं जब अब जैसे माना हमने उत्तरकाशी के विषय में जाना, उत्तरकाशी में धराली में वहाँ पर ग्लेशियर फूटा और इतनी तबाही हुई, हमने जाना, हमने न्यूज़ चैनल में देखा, हमने वीडियोस देखी। अब बस यहाँ पर से हम उस दर्द का 0.1% है ना, 0.001% भी हम यहाँ पर उसको अनुभूत नहीं कर पा रहे हैं, कर सकते हैं जो वहाँ पर जिस व्यक्ति ने उस स्थिति को झेला है। हम उस चीज़ को अगर अब उस उत्तरकाशी की विपदा आपदा पर अगर कोई लेख लिखने को आई, मुझे दिया जाए और ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो वहाँ पर उस स्थिति को झेल चुका है, तो उन दोनों में किसका लेख आपको ज़्यादा कनेक्टेड लगेगा? उसका जिसने उस स्थिति को झेला है। तो लेखक कहते हैं मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ, मुझे रेडियोधर्मी प्रभावों का पता है। जैसे ही वहाँ पर हिरोशिमा पर ये सारी चीज़ें हुई और अणु बम गिरा तो उसके दुष्प्रभाव मैंने पढ़े, न्यूज़ समाचार में पढ़े, और विज्ञान के दुरुपयोग के प्रति मेरा बुद्धि का विद्रोह भी हुआ कि ऐसे विज्ञान के किस प्रकार से हमारे लिए विनाशकारी बन रहा है। लेकिन जो उन्होंने फील किया, जो अनुभव किया, उस पर कविता नहीं लिखी जा सकती थी क्योंकि उन्होंने वहाँ जाकर उसको अनुभूत नहीं किया था। लेखक बताता है कि भारत की पूर्वी सीमा पर कैसे सैनिक, है ना, यहाँ पर देखेंगे आप भारत की पूर्वी सेना, यहाँ पर ही पढ़ेंगे, ठीक है, ये वाले इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। वहाँ पर बताते हैं कि भारत की पूर्वी सीमा पर कैसे सैनिक युद्ध काल में ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियों को मार देते थे, जबकि उनको इतनी मछलियों की आवश्यकता नहीं होती थी। जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी, उसने एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का कुछ कुछ अनुभव कर सका था। लेखक कहते हैं कि जब मुझे पता चला कि जो पूर्वी सीमा पर सैनिक युद्ध काल के समय ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर मछलियों को मारते हैं, जबकि उसमें से कुछ ही मछलियों की उनको आवश्यकता होती है लेकिन बहुत ज़्यादा मछलियों की हानि हो जाती है, तब उन्हें विज्ञान के दुरुपयोग का जो है विनाश का थोड़ा बहुत अनुभव हुआ कि किस प्रकार वहाँ पर अणु बम का व्यर्थ जीवनाश हुआ होगा, उसका अनुभव उनको हुआ। लेखक बताता है, यहाँ पर से देखेंगे, लेखक बताता है कि अनुभव घटनाओं को अनुभूति, संवेदना और कल्पना के सहारे आत्मसात कर लेती है। अब आप एग्जाम्पल सोचिए कि एक टीचर है, उसको 15 साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और एक टीचर है, उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन जो 15 साल का एक्सपीरियंस है, उसने ऐसे बच्चों के साथ टीचिंग की है जो बच्चे बहुत नॉर्मल थे, जो बच्चे बहुत डिसेंट थे, और एक 5 साल से जो टीचिंग करता आ रहा है, उसने ऐसे बच्चों के साथ जो है टीचिंग की है जो बहुत नॉटी थे, प्रॉब्लमेटिक थे, या आप कह सकते हैं समस्यात्मक थे, स्पेशल चाइल्ड थे, और वो कभी बचपन में उनका पार्ट खुद भी रहा था। तो आप ये बताइए कि उन दोनों में से कौन सा टीचर बच्चों की प्रॉब्लम्स अच्छे से समझेगा? अनुभव नहीं, अनुभूति समझती है किसी भी स्थिति को। आप किस रास्ते से गुजर रहे हो, हर रोज गुजर रहे हो, आपका अनुभव है, लेकिन उस रास्ते से गुजरते समय आप किन किन चीज़ों को देख रहे हो, किन किन चीज़ों को पकड़ रहे हो, किन किन चीज़ों को अनुभव कर रहे हो, यह आपकी अनुभूति है। तो यहाँ पर बात ये की जा रही है कि अनुभव से ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुभूति होती है। तो लेखक बताता है कि अनुभव घटनाओं को अनुभूति, संवेदना और कल्पना के सहारे आत्मसात कर लेती है। जापान जाकर, अब जब वो जापान जाते हैं, जब उनको जापान जाने का मौका मिलता है, जब हिरोशिमा के अस्पतालों में रेडियम पदार्थ से आहत और कष्ट पा रहे लोगों को देखा तो उसे तत्काल कुछ नहीं लिख सका था। वो वहाँ गए, उन्होंने देखा, पहले उन्होंने सिर्फ न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों में उसके बारे में सुना था, लेकिन जब वहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में देखते हैं कि किस प्रकार वो लोग चोटिल हैं, किस प्रकार से घाव बने हैं, तो उस चीज़ को देखते हैं। एक दिन लेखक सड़क पे घूम रहे, अब देखा ये चित्र देखिए आप, ये चित्र है। तो एक दिन लेखक सड़क पर घूम रहा था, तभी उसने जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया देखी। आप देख रहे हैं, चित्र में दिख रहा है। उस छाया को देखकर थप्पड़ सा लगा। उसे लगा कि भीतर कहीं सहसा जलते हुए सूर्य सा उग आया और डूब गया। मतलब उनको लगा कि मेरे भीतर कोई अज्ञान का प्रकाश जागा और खत्म हो गया। लेखक बताता है कि उस क्षण जैसे अणु विस्फोट मेरी अनुभूति पक्ष में आ गए। अभी हमने बात की थी ना, अनुभव और अनुभूति।
अभी तक उसे अणु का रेडियोधर्मी पदार्थ का अनुभव था, क्योंकि वो साइंस का स्टूडेंट रह चुका है, विज्ञान का छात्र रह चुका है। लेकिन आज वो अणु विस्फोट उसके लिए अनुभव ना बनकर क्या बन गया बच्चों, अनुभूति बन गया। और एक अर्थ में वह स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। भोक्ता मतलब ऐसा लगा कि माना उसने ही उन सारी चीजों को भोगा है। रीजन, उसने चित्र में ऐसा देखा, उसको छाया देखी, तो उसको लगा कि वो एकदम से उस रेडियोधर्मी पदार्थ का, उस अणु विस्फोट का अनुभूति पक्ष में आ गया, अनुभव ना होके। अनुभव तो था, इतने सालों से साइंस का स्टूडेंट है तो उसने उसके बारे में पढ़ा था, उसकी प्रोसेस पढ़ी थी, सब कुछ पढ़ा था। लेकिन आज जब उसने अपनी आंखों से देखा जापान जाकर, तो वो उसका भोक्ता बन गया। इसी से यह सहज व्यवस्था जागी। अब देखिए, कविता अभी तक नहीं लिखी थी। शुरुआत में जब हमने यहाँ पढ़ा ना, जब शुरुआत में उसने उनके विषय में जाना कि वहाँ क्या क्या हुआ था, तो उसने कविता तब नहीं लिखी, क्योंकि वो अनुभव था, अनुभूति नहीं थी। कविता कैसे लिखी जाती है, अनुभूति से लिखी जाती है। तो वो कहते हैं कि इसी कारण जब मैंने वो स्थिति देखी, जब मुझे लगा कि मैं खुद भोक्ता बन गया हूँ, तो भीतर की आकुलता जो थी बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। और एक दिन अचानक उसने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। यह कविता अच्छी है या बुरी, उससे कुछ मतलब नहीं, उसके निकट वह सच है जो अनुभूति प्रसूत है। अनुभूति प्रसूत, ये देखिए लिखा है ना, प्रसूत माते होता है जन्म लेना, ठीक है, उत्पन्न होना। तो कह रहे हैं कि कविता वह होती है जो सच अच्छी या बुरी नहीं, वो अनुभूति प्रसूत, मतलब जो अनुभव से, अनुभूति से जागती है, नॉट अनुभव, अनुभूति से जो जागती है। मतलब आपका एक्सपीरियंस एक तरफ, आपका फीलिंग्स एक तरफ, आप जो फील कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब आते हैं इनके क्वेश्चन आंसर पर। पहले इनकी देखते हैं वो कविता जो उन्होंने लिखी थी, ये लिखी थी, ठीक है, ये कविता उन्होंने लिखी थी। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं, फटी मिट्टी से, छाएं मानव जीवन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहिए के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में, कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की, दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर, छाए मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो कर मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। साखी माने साक्ष्य है, प्रमाण है। देखिए, आप इसको अगर थोड़ा ध्यानपूर्वक अगर दोबारा पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि उन्होंने वहाँ पर जो दृश्य देखे उसको कविता के रूप में यहाँ पर बांध दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? ये पूरा चैप्टर ही इसी पर है कि प्रत्यक्ष अनुभव। अब मैंने आपसे कहा ना, आपको अनुभव है कि आप 20 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप खुद जब हम करेक्शन में जाते हैं ना बच्चों, सीबीएसई बोर्ड करेक्शन में जाते हैं, तो हमें वहाँ से निर्देश मिलते हैं कि आप जब कॉपी चेक कर रहे हैं तो आप ये ना सोचिए कि मैं होता तो क्या लिखता, आप ये सोचिए कि बच्चा उस 3 घंटे के टाइम पीरियड में किस टेंशन और तनाव में आकर कम समय में लिख रहा है, तो वो क्या लिखेगा, तब जाके आप मार्किंग सही कर पाएंगे, है ना। तो उसी प्रकार अनुभव से ज़्यादा क्या अनुभूति, और वही लेखन में अधिक क्या होती, मदद करती है, क्योंकि वो उसके संवेदना से बाहर निकल रही है, उसके भीतर से बाहर निकल रही है। अगला है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। अभी हमने लास्ट में पढ़ा ना, जब उसने देखा, जब उसने पत्थर पर एक उजली छाया देखी और उसको महसूस हुआ कि किस प्रकार यहाँ पर विस्फोट हुआ होगा और आदमी भाप बन गया होगा, और पूरी वो दृश्य उसके सामने आ गए, तो उसको लगा कि मैं ही उसका क्या बन गया हूँ, भोक्ता बन गया हूँ। अगला है, लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। देखिए, एक हमने पढ़ा था बाहरी व्यवस्था, एक हमने पढ़ा था भीतरी व्यवस्था। बाहरी व्यवस्था क्या होती है, माना प्रकाशक के तकाजे पर, ठीक है, और प्रकाशक है या जो आप संपादक है इसके आग्रह पे लिख रहे हैं, या आर्थिक व्यवस्था के कारण लिख रहे हैं। और दूसरा होता है भीतरी व्यवस्था, मतलब जो व्यक्ति लिखे बिना उसको चैन ना पड़े, आभ्यंतर प्रेरणा कहते हैं ना, वो रीजन होते हैं। किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। किसी रचनाकार की प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह, भाई जो रचनाकार जो प्रेरणा हमें दे रहा है
वो दूसरों को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा, बाहरी व्यवस्था जो हम बात कर रहे हैं ये कभी कभी अच्छी भी होती है। जैसे वहाँ पर एग्जाम्पल दिया राइटर ने किसका, अलार्म बजने का। तो मैं खुद से उठता हूँ लेकिन अलार्म भी बज जाए तो कोई हर्ज नहीं है, इस पर उन्होंने बात की थी। अगला क्वेश्चन है, कुछ रचनाकारों के लिए आत्म अनुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। यह बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं, वही प्रकाशक और संपादक और आर्थिक आवश्यकता के। ठीक है, कुछ बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? वही करते हैं। माना कोई काम आया, माना किसी ऑफिस में काम आया मैनेजर के पास, मैनेजर ने सुपरवाइजर को दिया, सुपरवाइजर ने अपने जो टीम हेड है उनको दिया, टीम हेड में फिर मतलब लास्ट में वो काम कहाँ जाता है, वो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र से जुड़ा लोगों तक वो काम जाता है। मोटिवेशन वहाँ भी मिलती है किसी काम को करने के लिए। हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। यह आप कैसे कह सकते हैं? अंतः बाह्य दबाव तो कैसा है, जब उसने विज्ञान का छात्र है तो उसने उसके बाह्य विषय में सब जाना है। अंतः जब वो खुद वहां गया, कहाँ गया, जापान गया और वहां के दृश्य देख के आया। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह में हो रहा है? विज्ञान का दुरुपयोग, देखो विज्ञान अच्छा सेवक है लेकिन बुरा स्वामी है। आप विज्ञान को सेवक बना के चलेंगे तो आपके काम अच्छे होंगे, लेकिन स्वामी बना देंगे तो यही हाल होगा। इसके देखो जैसे कहाँ हो सकता है, जैसे इंटरनेट वायरस और नेट हैकिंग जो होता है बैंक में, या डेटा चोरना, ये सब किस में आ गया, या आपका आ गया किस में, जो भयानक विज्ञान के दुरुपयोग हो रहे हैं। या जो विषाक्त पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे कीटनाशक बनाए जाते हैं, उससे कोई व्यक्ति अगर खुद की हत्या कर लेता है, ऐसा है। या जो लिंग जांच का बनाया गया है कि बच्चे की हेल्थ जानने के लिए, वेल्थ जानने के लिए, उसके लिए क्या हो रहा है, उसका भ्रूण हत्या, उसका लिंग जांच पहले करा के, ये भी विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है। ठीक है, अब अगला है, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग करने में आपकी क्या भूमिका है? ऐसा प्रश्न आ सकता है कि एक संवेदनशील युवा नागरिक हो आप, तो विज्ञान का दुरुपयोग रोकने से क्या आप लोगों को जागरूक करोगे, आप भ्रूण हत्या रोकोगे, आप कीटनाशक पदार्थों में कुछ ना कुछ बैन लगाओगे, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको चैप्टर से पढ़नी है और आशा करती हूँ आपको चैप्टर की समरी समझ में आई होगी। पूरा प्रयास था कि कम से कम समय में मैं क्यों लिखता हूँ, क्योंकि कृतिका का चैप्टर है, समरी टाइप इसमें हम पढ़ते हैं और जितने क्वेश्चन इसमें हमने डिस्कस किए, इसमें ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। तो आप सभी इस प्रकार ही जुड़े रहिए और परीक्षाएं नज़दीक हैं तो अपना टाइम टेबल बना के, रूटीन बना के पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।